करिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह का। डॉक्टर साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज़ 18 के मंच पर। आज अब हम बात कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में चल रहा है अमृत रत्न, लेकिन राजनीति की बात करनी ज़रूरी हो जाती है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव भी हैं। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। क्या आपको लगता है कि 2024 से पहले ये आप लोगों का बड़ा टेस्ट होने वाला है? जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हम तो हर समय हर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का और हर चुनाव हमारे लिए परीक्षा है, क्योंकि ये 24/7/365 पार्टी है। ये कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जो केवल चुनाव के समय सक्रिय रहती है। तो हमारे लिए चुनाव भी एक उसी तरह का दायित्व निभाने जैसी बात है जैसे कि इस प्रकार के इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में बाकी दायित्व आते हैं। नहीं, मैं इसलिए महत्वपूर्ण बोला इस चुनाव को क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस ने आपकी पार्टी को यानी भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं है, बहुत बुरी तरह से हराया है। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, चाहे वो ये वाले चुनाव थे या पहले वाले, क्योंकि एक पद्धति, एक प्रणाली, एक परंपरा के तहत ये काम करती है पार्टी। जैसे मैंने कहा 24/7 करती है। ऐसा नहीं है कि किसी चुनाव को देख करके हम ज़्यादा सक्रिय हो जाए किसी। और आपने देखा होगा एक कार्यशैली, एक कार्य संस्कृति है। जब भी कोई चुनाव होता है तो हमारे सभी के सभी नेता उसमें उतर जाते हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर के नीचे तक। तो किसी चुनाव को हम बड़ा छोटा नहीं समझते, और ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है तो हर सदस्य एक कार्यकर्ता के रूप में उस चुनाव में जुड़ जाता है। शायद दूसरी पार्टियों में इस प्रकार का कल्चर नहीं है, तो इसलिए उनको लगता है कि शायद इस चुनाव को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है या कम महत्व दिया। विपक्ष तो कहता है आपने पॉलिटिकल कल्चर ही खराब कर दिया है कि हर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता तो चुनाव लड़ते ही हैं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भी चुनाव लड़ता है साथ में। नहीं, वो ऐसा है कि जब वो चुनाव हार जाते हैं तो कभी उनको ईवीएम मशीन खराब नजर आती है, कभी उनको ईडी नजर आते हैं। पर कर्नाटक में तो आप लोग हारे। हाँ, तो उसको हमने स्वीकार किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ईडी और सीबीआई के विषय को लेकर जिस तरह से विपक्ष बार बार आप पर हमलावर होता है, क्या आपको लगता है कि एक पॉलिटिकल माइलेज, विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिल जाता है विपक्ष को? नहीं, वो भले ही प्रयास करते हों, लेकिन देश की जनता जागरूक है और ये सबके समझ में आता है कि ये सीबीआई एक संवैधानिक संस्था है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी संवैधानिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करती। उनकी स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करती है। और जो लोग ये बात कहते हैं वो शायद कांग्रेस की मानसिकता से कंडीशनड है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकारें रहती होंगी तो वो दुरुपयोग करती होंगी इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का। तो अब वो अपेक्षा करते हैं कि हम हैं तो हम भी वैसे ही करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का पूरा इज्जतमान करते हैं, कभी हस्तक्षेप नहीं करते। मैं हाल ही में प्रियंका वाड्रा मध्य प्रदेश गई थी, उन्होंने बोला 18 साल का बीजेपी का शासन है और 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी तक मोदी जी ने ईडी को मध्य प्रदेश नहीं भेजा। नहीं, देखिए, ईडी को, सीबीआई को भेजना नहीं जाता, वो अपनी एक कार्यशैली के अंतर्गत प्रक्रिया से काम कर दिया। अगर ये वो कह रही हैं, इसका अर्थ ये कि जब इनकी सरकार थी ये भेजा करती थी। हम भेजने वाला काम नहीं करते। आप भेजने वाला काम नहीं करते, लेकिन इत्तेफाक ये है क्योंकि हालांकि अभी थोड़ी इससे पहले सेशन कंगना रनौत का हो रहा था जो कि एक फिल्म स्टार है, लेकिन एक ये इत्तेफाक है, ये फिल्मी इत्तेफाक नहीं है, ये पॉलिटिकल इत्तेफाक है कि सारे नेता जो होते हैं जिन पर ईडी की कार्रवाई होती है अधिकतर विपक्ष के ही होते हैं। ऐसा इत्तेफाक कैसे हो जाता है? ये तो आपने बात की पुष्टि कर दी कि सारे के सारे भ्रष्ट वही बैठे हुए हैं। नहीं, पर क्या आपको लगता है कि बीते कुछ सालों के अंदर दूसरी तरफ कुछ गड़बड़ ही नहीं हुई है, वहां पर कोई गड़बड़ ही नहीं हुई है, ईडी को जाने की आवश्यकता ही नहीं है? तो सराहनीय बात है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गड़बड़ कभी होती ही नहीं, क्योंकि अनुशासनबद्ध पार्टी है एक। जी, लेकिन
5 राज्यों का जो चुनाव है उस पर राहुल गांधी ने बोला कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस पार्टी जीत रही है, लेकिन राजस्थान में करीबी मुकाबला है। हालांकि कल उनसे एक स्लिप ऑफ टंग हो गया, उन्होंने बोला छत्तीसगढ़ में भी जा रही है सरकार, राजस्थान में भी जा रही है। उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, उन्होंने बोला मेरा स्लिप ऑफ टंग था ये। क्या कहना चाहते हैं आप? अब जो कल को हो सकता है जब नतीजा आए तो ये कहें ये भी स्लिप ऑफ टंग था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की आ रही थी, मेरे से कहा गया गलती से कि कांग्रेस की आ रही है। लेकिन एक चीज प्रधानमंत्री एक बात का बहुत जिक्र करते हैं, वो कहते हैं रेवड़ी कल्चर समाप्त होना चाहिए। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि रेवड़ी कल्चर बड़ा है। और मैं अगर राजस्थान देखूं तो वहां के मुख्यमंत्री ने अगर सिलेंडर 450 रुपए करा, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया। कोई स्मार्टफोन दे रहा है, कोई बाईसाइकिल दे रहा है। तो रेवड़ी कल्चर तो समाप्त नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि आपकी पार्टी भी उसको फॉलो कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि हमें अंतर उसमें करना सीखना होगा कि रेवड़ी के बीच में और जन कल्याण के बीच में बरसों से, बल्कि 70 बरस से जो अपेक्षित वर्ग थे, जैसे महिला वर्ग, कभी किसी के जहन में नहीं आया कि उनके लिए शौचालय की चिंता की जाए। कभी किसी के जहन में ये नहीं आया कि उनके लिए उज्ज्वला गैस की चिंता की जाए। और लाल किले के परिसर से जो सबसे पहला प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है, और जो इंडिपेंडेंस डे एड्रेस होता है ऑफ द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज कंसीडर्ड टू बी अ डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट ऑफ द गवर्नमेंट इन प्लेस, वहां से प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि महिला शौचालयों की चिंता की जाए। बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आया कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। देखते ही देखते 4 लाख शौचालय निर्माणित हो गए, एक जन आंदोलन बन गया। मैं तो कहूँगा कि महिलाओं को सुरक्षा भी दी, सम्मान भी दिया, सुविधा भी दी, और उनके स्वास्थ्य की चिंता हुई। कितने परिवारों से हम परिचित हैं जहाँ के बच्चियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजा जाता था कि शौचालय का कोई पर्याप्त वहाँ पर व्यवस्था नहीं थी। कितनी बच्चियाँ बीमार हो जाती थी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इत्यादि इत्यादि। और हमने वो भी दृश्य देखा है देहातों में। आप देखिए, जहाँ रेल की पटड़ी के पास गांव बसे हुए हैं, हमारी बहनें भोर का इंतजार करती थी कि सूरज की पहली किरण आधी आई हो आधी नहीं आई हो तो बाहर शौच के लिए जाना, क्योंकि फिर आवाजाही शुरू हो जाती है रेलगाड़ियों की, पुरुषों की। कितना बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लेकर के इतने बड़े वर्ग का कल्याण किया मोदी जी ने। अगर इसको कोई रेवड़ी कहता है तो इसका मतलब उनकी सोच में खलल है। नहीं, तो रेवड़ी कल्चर की बात तो प्रधानमंत्री ने करी। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता नहीं कि आपकी सरकारें भी कुछ हद तक फॉलो करने लग गई हैं जो शुरुआत अरविंद केजरीवाल ने करी या कांग्रेस ने करी? नहीं, उनकी तो उनकी ये फ्री वाली जो बीमारी है ये सबको लग रही है। उनकी जो रेवड़ी का है, शुरुआत भी रेवड़ी से और अंत भी रेवड़ी से। हमारे यहाँ तो है ही नहीं। अब जैसे उज्ज्वला का है, 10 करोड़ 12 करोड़ तक गैस सिलेंडर दिए गए, कितने परिवारों का भला हुआ। वरना महिलाएं वो चूल्हे में फूंक मार मार करके अपने फेफड़े खराब कर देती। और फिर भी एक दूर दराज मेरे अपने चुनावी क्षेत्र में एक पहाड़ पर एक महिला से हमने जब लाभार्थियों के हम वो लेते रहते हैं, उनसे उनका जो अनुभव रहता है, तो उसने कहा कि साहब मेरी ये दिनचर्या थी कि सुबह उठ करके पहले तो मैं जंगल में जाती लकड़ी लेने, फिर आके उसको सुखाती, फिर दिन भर फूंक मारती, शाम तक फेफड़ा फूल जाता और सास से डांट भी पड़ जाती कि वो खाना ठीक नहीं था बनता। अब आधे घंटे में फारिग हो जाती है। और मैंने साथ ही साथ दूसरा काम शुरू कर दिया सिलाई का। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो जन कल्याण जनहित की योजना है। लगभग 16 करोड़ लोग बीपीएल लाइन से बाहर निकले हैं मोदी जी के कार्यकाल में। इसी कारण हुआ। आपने जन कल्याण की जो योजना, जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, उसे रेवड़ी नहीं कहा। डॉक्टर साहब, आपने जन कल्याण की बात करी तो मुझे बिहार सरकार ने तो जातिगत जनगणना कर रही है उसकी बात याद आ गई। वो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी जहां जहां सरकारें हैं हम जातिगत जनगणना करेंगे, और अब इंडिया गठबंधन भी उसके साथ आके खड़ा हो गया है। क्या आपको पॉलिटिकली फंसा दिया है विपक्ष ने जातिगत जनगणना में? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ना कभी फंसी है ना फंसने वाली है, मगर उसके कारण बाकी फंस जाते हैं, जैसे ये फंस गए। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पॉलिटिकली जातिगत जनगणना के विरोध में क्या भारतीय जनता पार्टी रहेगी? तो फिर नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सदा वही पक्ष रहेगा जो जनहित में होगा, जो न्यायपूर्वक होगा और जो संविधान के अधीन होगा।